वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जब भी आप ये स्टेटमेंट सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि कभी भी कोई भी काम करो सीखने के लिए करो, ना कि पैसा कमाने के लिए। इवन अगर आप इसके बारे में गूगल पर भी पढ़ोगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में चर्चा भी करी है, तो उन्होंने सिर्फ ये बताया आपको कि कोई भी काम करो सीखने के लिए करो, ना कि पैसा कमाने के लिए। और ये आपका है चैप्टर 6 किस किताब का, रिच डैड पुअर डैड। ये आपकी किताब, इस किताब का चैप्टर 6 है, लेसन नंबर 6 है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना, शायद इससे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में इस तरीके से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो इसमें ये जो बोलते नहीं है कि वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, कि काम करो सीखने के लिए करो, पैसे के लिए मत करो। ये इसका एक बहुत कम और बहुत छोटा सेंस है इस लाइन का। बहुत गहराई है इसमें और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जब मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले चैप्टर्स नहीं देखे आपने तो उन्हें ज़रूर देखिए। हर चीज़ को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे ऑथर की एक बहुत प्यारी लाइन से, जो उन्होंने अपने इस चैप्टर के बिल्कुल सेंटर में बीच में लिखी है। और ये लाइन क्या है, बहुत प्यारी लाइन है। क्या लाइन है? नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट इज़ बेटर देन नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। अब आप कहोगे यार ये मतलब इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? ना तो इसमें उसने जॉब के बारे में चर्चा करी, ना तो पैसे के बारे में चर्चा करी, ना सीखने के बारे में चर्चा करी। एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हो कि नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट इज़ बेटर देन नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। कि मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत कम चीज़ है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया जो ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सीख लो, वो ज़्यादा बेटर है। अब ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसी लाइन के पूरे इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर घूमता है। और ये लाइन, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये आपको समझ में आएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद। उससे पहले आपको नहीं समझ में आने वाला, इसलिए छोड़ के मत जाइए और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए इसको समझते हैं और जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे आप इसको समझते जाओगे और ये बहुत कमाल की चीज़ है। आप मुझे बताइए कि जब आप अपने समाज में किसी से मिलते हो, सपोज़ करो आप किसी फैमिली मेम्बर से मिल रहे हो, किसी रिश्तेदार से मिल रहे हो, अपने किसी दोस्त से मिल रहे हो, किसी से भी मीटिंग करते हो, किसी से भी मिलते हो, तो लोग आपसे क्या पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो? यही सवाल होता है ना, सबका ये सवाल मिलेगा, बेटा क्या कर रहे हो? अगर आप बोलते हो कि अंकल जी मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? अंकल जी मैं ना बीएड कर रहा हूँ, अच्छा किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो? ये सवाल उनके ऐसे बढ़ते जाते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? आप बता दोगे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा कहाँ से कर रहे हो, कौन सा अटैम्प्ट है? ये सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये सवाल पूछे क्यों जाते हैं? ये इसलिए पूछे जाते हैं कि आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई, फॉर्मल एजुकेशन, इसकी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी कि पूरा का पूरा आपका जो समाज है वो फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा के इर्द गिर्द घूमता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इसी वजह से मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं भारत देश की बात ज़रूर करूँगा, जिसका एक बहुत बड़ा तबका यानी कि मेजॉरिटी इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन पर, आपकी फॉर्मल एजुकेशन पर। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना, उस जॉब की प्रिपरेशन करना, ये सब क्यों कर रहे हैं? और लोगों का टारगेट होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई क्यों करते हैं? जब आप उनसे पूछो तो क्या बोलेंगे? ज़्यादा पढ़ेंगे तो किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी, हाई पैकेज होगा, करोड़ों का पैकेज मिलेगा, और मिलता भी है। लेकिन ये अपनी पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों करते हैं? द रीज़न इज़ कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसका आपके अमीर बनने में बहुत छोटा और बहुत कम रोल रहता है। यानी कि अगर हम बात करें कि अमीर बनना है, अगर एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका एक छोटा सा शेयर है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? फॉर्मल एजुकेशन पर। 38 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी इंक्रीमेंट के लिए 5% इंक्रीमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिग्रीज अचीव कर रहे हैं। ये सब क्या है? यानी कि आपने अपना गोल्डन पीरियड की बात करें, मेजॉरिटी जो आप अपनी लाइफ का 20 साल, मतलब शुरुआत का जितना भी टाइम पीरियड था, पूरा का पूरा झोंक दिया फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर। और सबसे कमाल की चीज़ कि इसका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपके रिच बनने में। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा हम फोकस इसी पर करते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से मिडिल क्लास स्ट्रगल करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हायर एजुकेटेड पर्सन अगर आपको कहीं मिलेंगे तो वो मिडिल क्लास में मिलेंगे। जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल देख लो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, वो आपको वही मिलेंगे, किससे? मिडिल क्लास से। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई क्लास मिलेगी आपको तो वो है मिडिल क्लास।
यानी कि जो लाइन हमने शुरुआत में पढ़ी थी, जो सेंटेंस पढ़ा था, क्या सेंटेंस था हमारा? नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट इज़ बेटर देन नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। तो नॉर्मली लोग जब किसी भी सेंटेंस को समझाते हैं तो पहले उसकी पहली लाइन समझाते हैं। मैंने शुरुआत करी है दूसरी लाइन से। दूसरी लाइन क्या कह रही है कि नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। ये नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल क्या है? यहाँ पर लिटिल बोला गया है आपकी फॉर्मल एजुकेशन को, और लॉट बोला गया है आपकी पूरी की पूरी मिडिल क्लास को। यानी कि आपने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस किस पर कर रहे हैं? फॉर्मल एजुकेशन पर, और जिसका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपको अमीर बनने में, ना के बराबर, और उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसलिए ऑथर ने बोला है नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट इज़ बेटर देन नोइंग अ लॉट अबाउट अ लिटिल। भाई जिसका कम यूज़ है, जिसका कम कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में ज़्यादा क्यों जान रहे हो? तो पहला पार्ट ये हुआ, यानी कि इससे हमें ये समझ में आया कि फॉर्मल एजुकेशन जिस पर दुनिया और पूरा का पूरा युवा बुरी तरह से उस पर फोकस कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, दिन रात उसी पर ध्यान है कि भाई बस पढ़ना, ये करना, वो करना, और एक्चुअल में अमीर बनने में उसका छोटा सा रोल है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है माय डियर फ्रेंड? दूसरा पार्ट है नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट। नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो क्या कहती है? नोइंग अ लिटिल अबाउट अ लॉट। लॉट का मतलब है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन अगर थोड़ी सी भी सीख लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है एज़ कम्पेयर कि आप फॉर्मल एजुकेशन पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हो अगर बात अमीर बनने की आती है तब। अब अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें, बेसिकली इससे पहले जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने फाइनेंशियल एजुकेशन के 4 पिलर्स के बारे में बात करी है ऑलरेडी। वो कौन से 4 पिलर्स थे? आपका अकाउंटिंग, आपका इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एंड द लॉ। ये वो 4 पिलर्स हैं। अगर ये आपने सीख लिया तो आपने एक छोटा सा पार्ट सीख लिया फाइनेंशियल एजुकेशन का, जिसको यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड लिटिल यूज़ किया गया है, नोइंग अ लिटिल। तो नोइंग अ लिटिल वो ये 4 पिलर्स के बारे में है। अगर आपने ये 4 पिलर सीख लिए तो आपने एक बहुत बड़ी चीज़ का छोटा सा पार्ट सीख लिया जो आपकी बहुत मदद कर सकता है आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन सबसे कमाल की चीज़ जो इस चैप्टर की है वो क्या है कि यहाँ पर अब आपको सिर्फ उन 4 पिलर्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, उसके बाद 3 पिलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और आते हैं जो इस फाइनेंशियल एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जिससे आप पूरी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन के बाबू बन जाओगे। अब ये आपके जो एक्स्ट्रा 3 पिलर्स हैं, अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो 4 पिलर्स जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। पर आप चाहते हो कि आप रिच बने और लंबे समय तक रिच बने रहें, उसके लिए आपको ये 7 पिलर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे के 3 अब हम समझना शुरू करते हैं। तो 5वां आपका जो पिलर है जिसके बारे में ऑथर ने बात करी वो है माय डियर फ्रेंड मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है पैसे का आना और जाना। आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो जॉब से आपको सैलरी मिलती है, आपके खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, तो पैसा आपसे जा रहा है। तो ये जो पैसे का आना जाना होता है इसे बोला जाता है कैश फ्लो। और इसका सही तरीके से मैनेजमेंट करना कि पैसा मेरे पास कहाँ से आ रहा है इसका ख्याल रखना, और मेरे पास पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, यानी कि मैं खर्चे कहाँ पर कर रहा हूँ, मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या खर्चे कर रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखना, इसको मॉनिटर करना, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। और मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ही 1-2 साल के अंदर नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन एक टाइम बाद जैसे वो ऐसे ग्रो करते हैं वैसे ही वो नीचे आ जाते हैं। पता क्यों आते हैं? उनका सब कुछ अच्छा होता है, प्रोडक्ट अच्छा होता है, इसीलिए वो ग्रो करे। वो नीचे इसलिए आते हैं बिकॉज उनका जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो बहुत वीक होता है। क्यों? आपने देखा होगा कि जैसे स्टार्टअप बढ़ता है तो उसको फंडिंग मिलना शुरू हो जाती है, कहीं कोई इन्वेस्टर उसको पैसा दे रहा है, कहीं पब्लिक से पैसा उठा रहा है, कोई फ्रेंड ने देखा कि यार ये स्टार्टअप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो उसने इन्वेस्ट कर दिया पैसा। अब होता क्या है ना कि ऐसे में क्या होता है, अगर ऑनर को कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं आता होगा तो वो क्या करेगा, जो इन्वेस्टर का, जो अपने फ्रेंड का जो पैसा आया है ना उससे मर्सिडीज, BMW या फिर अपनी जो बिजनेस है, जो कंपनी, उसकी बहुत बड़ी बड़ी पार्टी सेलिब्रेट करने में खर्च करेगा, जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाएगा जो कि बहुत करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, थोड़ी सी सक्सेस अचीव करी नहीं कि लोगों को गाड़ियाँ देना शुरू कर देते हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ को इन्वाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से वो कैश फ्लो को
पूरी तरह से मिसमैनेज कर देते हैं, यानी कि उनका पैसा उन्हें खुद नहीं पता कहाँ जा रहा होता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैश फ्लो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम बात करें आपकी चाहे पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम 6th पिलर के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसी किताब का मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो कुछ अपने स्टूडेंट के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, अच्छा आप में से मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर कौन बना सकता है? तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने हाथ उठाया। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, यार तुम मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बना लेते हो, पर तुम मैकडोनल्ड से ज़्यादा अमीर क्यों नहीं हो, यानी कि उससे ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैकडोनल्ड से अच्छा हम बर्गर तो बना सकते हैं, पर उससे अच्छा हम सिस्टम नहीं बना सकते। यस, जब आप मैकडोनल्ड के सिस्टम को समझोगे ना, फैंटास्टिक, अमेजिंग, यानी कि मैकडोनल्ड आज इतनी सक्सेस पर है, इतना आगे बढ़ पा रहा है, इतना ज़्यादा फ्रेंचाइजी उसने डेवलप कर रखी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी इतनी सारी फ्रेंचाइजी हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है माय डियर फ्रेंड सिस्टम। मैकडोनल्ड का जो सिस्टम है वो वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड मोस्ट फैंटास्टिक सिस्टम है, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल है तो वो है मैकडोनल्ड का। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे बढ़िया बर्गर मैकडोनल्ड का नहीं है। आप रोड साइड जाना, स्ट्रीट फूड जो होते हैं वहाँ पर देखना, कोई जो रोड साइड में आपकी स्ट्रीट फूड बेच रहा होता है, तो वो आप देखना कई लोग आपको ऐसे मिल जाएं जो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाते होंगे, लेकिन वो मैकडोनल्ड से ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे। वाई? बिकॉज मैकडोनल्ड हैव अ ग्रेट सिस्टम। और आपको पता है किसी भी बिजनेस की जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो उस बिजनेस का सिस्टम होता है। चाहे हम अब आपकी फाइनेंशियल लाइफ बात करें या फिर आपके बिजनेस की बात करें, सिस्टम बहुत यूनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी बिज़नेस को आगे तक ले जाने के लिए। और ये मैकडोनल्ड से आप बहुत अच्छे सीख सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक बढ़िया और एक पावरफुल और एक यूनिक सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप एक बार मैकडोनल्ड की जो बिज़नेस मॉडल है उसका पूरा का पूरा बिज़नेस मॉडल ज़रूर समझें। और अगर आप मुझसे समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप टाइप कर दीजिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं 7वें पिलर के बारे में, दैट इज माय डियर फ्रेंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप कहोगे यार फाइनेंशियल एजुकेशन में मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्यों आ गया? देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा आया इन्वेस्ट करके और पैसा बनाया, ये नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है एक बिजनेस को भी आगे बढ़ाना। इसलिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है ना, उसको वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस को आगे लेकर आया है। तो उसको फाइनेंशियली जो पैसे का लेन देन होता है, पैसे को मैनेज करना होता है, ये तो उसको बहुत अच्छे से आता ही आता है। साथ में उसको ये भी आता है कि लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। इसी को पीपल स्किल बोला जाता है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इन 7 पिलर में से, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बनाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हर 2-3 महीने में आ रहे हैं जा रहे हैं, 6 महीने में आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कोई भी लॉयल एम्प्लॉय है ही नहीं उस कंपनी का। क्यों? क्योंकि बॉस को मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं आता। तो उसके अंदर कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो, वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। वैसे ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो पहला तो रूल ये आता है कि आपने कैसे व्यक्ति को चूज किया है अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए। अगर आपने एक सही व्यक्ति को चुना है, चूज किया है, तो आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि ये चूज करना एक सही व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए मैटर करता है कि आपकी मैनेजमेंट ऑफ पीपल स्किल कैसी है। तो ये सीखना और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 टोटल आपके वो पिलर्स हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के, जो आपको वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बनाते हैं, जो इस किताब रिच डैड पुअर डैड के आपके 6th चैप्टर वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी में दिए हुए हैं। तो भाई ये जो 7 नंबर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक नंबर माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप देखना, आपका जो वीक होता है उसमें 7 ही दिन होते हैं, जो रेनबो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, जो आपके मेजर सीज हैं, समुद्र हैं, वो भी 7 ही हैं, और हम कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वो भी 7 ही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम भी 7 ही हैं, मतलब 7-7। और इसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन के 7 ही पिलर हैं। समझ लो इनको। लोग कहते हैं कि मैंने कई लोगों से मतलब सुना है, कमेंट में पढ़ा हुआ है कि लोग कहते हैं कैसे अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें, कहाँ से सीखें, कैसे करें।
तो ऐसा कहीं कुछ मतलब पूरा एक क्राइटेरिया नहीं कि आप इन चीज़ों को सीख लो और फिनेंशियली एजुकेट हो जाओगे। लेकिन इस किताब के अंदर ये जो आपका 6th चैप्टर है, जिसके अंदर आपके एक्स्ट्रा 3 पिलर्स दिए हुए हैं और इससे पहले ये 4 पिलर, ये जो 7 पिलर्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करे, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। इन 7 पिलर्स पर अगर आपने कमांड बना ली तो आप वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बन जाएंगे। कौन से 7 पिलर एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहला पिलर था माय डियर फ्रेंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत आसान तरीके से मैंने इस पूरी सीरीज़ में एक वीडियो के अंदर समझाया है। इसके साथ साथ जो दूसरा पिलर था माय डियर फ्रेंड वो था इन्वेस्टमेंट। तीसरा पिलर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। चौथा पिलर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। पांचवा पिलर था मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। छठवां पिलर था मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एंड द लास्ट वन दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये 7 हार्डकोर पिलर्स हैं, इनको सीख लो, आप वेल फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बन जाओगे, ऐसा कहती है ये किताब और इसका चैप्टर नंबर 6, लेसन नंबर 6 ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।